तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 6 जो आपका सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीक विकास है, इसकी जो क्लासेस शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग पेपर 6 की बात करें तो इसमें आपके टोटल 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं। पहला ग्रुप जो है वो आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान है। दूसरा ग्रुप की बात करें तो वो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। वहीं तीसरे नंबर ग्रुप की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर साइंस यानी कि कृषि विज्ञान है। वहीं अगर हम लोग ग्रुप डी की बात करें तो ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि वातावरणीय विज्ञान है। और वहीं अगर ग्रुप ई की बात करें तो ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यानी कि विज्ञान और तकनीकी विकास ये दिया हुआ है। तो इसमें पेपर 6 में जो है वो आपके टोटल 5 इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं और इन 5 सब्जेक्ट को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये सेक्शन बोल दीजिए अलग अलग दिए हुए हैं, या फिर इसको आप सब्जेक्ट बोलिए, तो ये अलग अलग दिए हुए हैं और इनको जो है वो आपको समझना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, डिटेल से दिया हुआ है। इसमें आपको बताया जाता है कि जो आपका पेपर 6 है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है वो बताया जाता है कि इसमें 20 आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और सभी जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वो 2-2 नंबर का रहेगा, यानी कि 40 मार्क्स का क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा बोला जा रहा है कि सेक्शन बोलिए या फिर जो ग्रुप बोलिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, यानी कि टोटल 5 जो ग्रुप है, इनसे आपको 5 जो है वो लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे, जो कि सभी क्वेश्चन का जो है मार्क्स 32-32 नंबर का रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो पाइएगा कि आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे, जो कि 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, तो ये आपका टोटल 40 नंबर का रहेगा। वहीं देखेंगे तो आप 32-32 नंबर का 5 इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है और इस तरह से देखिएगा तो ये आपका 160 नंबर का हो जाएगा। तो ये पेपर भी आपका टोटल पूरा 200 नंबर का है और इसमें अगर टाइम की बात कीजिएगा तो ये आपका टाइम 3 घंटा है। ठीक है। तो आई होप ये जो शुरू में इसका जो स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, ये आपको समझ में आ गया है। अब अगर हम लोग सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लें तो सिलेबस को तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, जैसे जैसे जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे उसको देखते चले जाएंगे। पहला है आपका भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोगों को सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये पढ़ना है। सेकंड हम लोगों को डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर और एनर्जी, इस सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ना है और सूर्य और अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी की सापेक्षिक या पृथ्वी की आपेक्षिक स्थिति पढ़ना है और आपका सौर मंडल में पृथ्वी और चंद्रमा की गति और साथ ही साथ चंद्र और सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें जो है वो आपका टॉपिक नंबर 3 जो है वो सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन एंड अदर प्लैनेट्स, इसको देखना है। साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून इन सोलर सिस्टम पढ़ना है और इसके अलावा जो है वो आपका लूनर एंड सोलर इक्लिप्स पढ़ना है, यानी कि सूर्य ग्रहण और आपका चंद्र ग्रहण, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा देखिएगा तो आपको एक टॉपिक और पढ़ना है जो कि साउंड वाला टॉपिक है, यानी कि ध्वनि, इसको पढ़ना पड़ेगा डिटेल से। उसके बाद अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें यानी कि जीव विज्ञान, तो इसमें आपको जो है वो आपका द लिविंग वर्ल्ड यानी कि सजीव जगत पढ़ना है, जिसमें आपको कोशिका के संरचना के बारे में, इसका कार्य और सूक्ष्म जीवों की विविधता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड आपका टॉपिक आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि जो है वो आपका जैव अणु या फिर जीवाणु, जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइम, हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स, ये सभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा थर्ड नंबर हो जाता है आपका सेल रिप्रोडक्शन यानी कि कोशिका जनन, जिसमें हम लोग कोशिका चक्र पढ़ते हैं, समसूत्री और आपका अर्धसूत्री विभाजन, सभी के बारे में। चौथे नंबर टॉपिक की बात करें तो ये आपका है मेंडल का जो आपका वंशागति नियम आया था, इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। पाँचवें नंबर टॉपिक की बात करें तो ये है आपका मानव उद्भव समेत पृथ्वी पर जीव उद्भव के सिद्धांत, यानी कि जो हम लोगों को अलग अलग थ्योरी पढ़ना है। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, तो पूरे पृथ्वी पे जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ था, अर्थ पे जीवन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हम लोग को जानना है और इसमें इंक्लूड करना है मानव जो है विकास को, है ना। तो ह्यूमन इवोल्यूशन यानी कि मानव उद्भव का जो विकास है, इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा।
ग्रुप सी की बात करें तो ये आपका एग्रीकल्चर साइंस है, यानी कि कृषि विज्ञान है, जिसमें झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में चर्चा करना है, वर्षा प्रणाली के बारे में और प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञात अजैविक दबाव या तनाव के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देख लीजिएगा तो नया टॉपिक जो है वो आपका है वर्षा पोषित कृषि, यानी कि रेन फेड एग्रीकल्चर, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोग क्लासेस में ही देखेंगे। इसके अलावा जो है वो आपका यहाँ पे नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जो कि है झारखंड की मृदा उर्वरता की जो अवस्था है इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को कृषि वानिकी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, और कृषि वानिकी से आपका जो है वो कृषि वानिकी से आपका 11 to 13 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है वो झारखंड के किसानों हेतु सरकार की लाभकारी योजनाएं जितनी भी है इन सभी योजनाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग ग्रुप डी की बात करें, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, तो ये आपका पर्यावरण विज्ञान है, जिसमें हम लोगों को पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसका संकल्पना, इसका संरचना और इसके प्रकार ये पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, जिसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन देखेंगे। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है, और उसके बाद हम लोगों को प्रदूषण पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वायु, जल, ध्वनि और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा नया टॉपिक जो है वो आपका जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है। उसके अलावा वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, यानी कि वैश्विक जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ओजोन परत क्षरण, अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण, इन सभी के बारे में देखना होगा। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पर्यावरण कानून पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पढ़ेंगे हम लोग, तो अलग अलग इसको बांट के हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर हम लोग ग्रुप ई की बात करें जो कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ये वाला सेक्शन हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और इस सेक्शन को हम लोगों को डिटेल से देखना है। तो इसमें आपका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति देखेंगे, साथ ही साथ देश में ऊर्जा की मांग के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम जो है इसको हम लोगों को देखना है। इसके अलावा जो है वो आपका इसी में जो है आपका कृषि, पशु प्रजनन, औषधि निर्माण, खाद्य तकनीक, इन सभी में जो भी आपका जैव प्रौद्योगिकी का यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसको हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा जो है सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हम लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका मलेरिया, कुष्ठ रोग, टीबी, कैंसर, एड्स, अंधेपन इत्यादि को रोकथाम के लिए या फिर सरकार इसके लिए जो भी कार्यक्रम चला रही है इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे दिए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सो ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल से तब पढ़ेंगे जब इसकी कक्षाएं देखेंगे। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, आज से हम लोग का ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका हम लोग जो है वो आपको देखते हैं कि ये आपका इसमें क्या है क्या नहीं है। सो तो इसका सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो सिलेबस को देखने से पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये क्यों पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो हम लोग साइंस हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो क्यों है क्यों नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एक सिविल एस्पिरेंट जो होता है उसको तार्किक यानी कि लॉजिकल बनाने हेतु विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएं पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो जो आपका सिविल एस्पिरेंट है, आप लोग भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एस्पिरेंट है, तो आपको जो है वो एक तार्किक एक लॉजिकल व्यक्ति बनना है। तो इसको तार्किक बनने के लिए आपको विज्ञान की जो है वो आधारभूत अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान क्यों पढ़ना है, तो बताया जाता है कि पहले जानो फिर विश्वास करो, ऐसा कोटेशन निकलता है ना। तो पहले जानो फिर उसको मानो। तो रीज़न कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हर एक चीज़ के पीछे रीज़न जानो हर कॉन्सेप्ट में। तो बताया जा रहा है कि पहले जानो फिर उसको मानो, बिना जाने उसको मानने मत लग जाओ, यही जो है विज्ञान बतलाता है। तो बोला जाता है कि पहले जानो फिर मानो, यही सोच जो है वो आपका सिविल एस्पिरेंट में और सिविल एस्पिरेंट के थ्रू जो है वो सोसाइटी में लोगों तक पहुंचाना ये इसका लक्ष्य है। तो आपके सेक्शन में दिखेगा, तो सॉरी ये आपके जब पेपर देखिएगा तो पेपर 6 में विज्ञान को पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों, तो ये बोला जा रहा है कि विज्ञान पढ़ने के बाद जो एक एस्पिरेंट है सिविल एस्पिरेंट वो तार्किक बनेगा, और तार्किक बनने के लिए आपको विज्ञान की आधारभूत अवधारणाएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों विज्ञान पढ़ना है, तो पहले जानो फिर उसको मानो। तो रीज़न जानो हर चीज़ के पीछे में कि रीज़न क्या है, और जब आप रीज़न जान जाओगे तो ये सोच आपका सिविल एस्पिरेंट में जो है वो जागृत करना है, और सिविल एस्पिरेंट के माध्यम से समाज में सोसाइटी में इसको पहुंचाना है। फिर बोला जा रहा है कि विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक भावना है। अगर हम लोग देखें तो ये कोई विषय नहीं है बल्कि ये एक इमोशन है, एक भावना है।
हम लोग सुबह उठे, हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को आवाज़ सुनाई दे रहा है, हम लोग हवा में सांस ले रहे हैं, हम लोग पानी पी रहे हैं, या हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सभी तो आपका विज्ञान से जुड़ा हुआ ना। तो विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं, एक तरह से ये एक भावना है बेसिकली। तो विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक भावना है और ये एक सोच है। तो विज्ञान का जब आप पूरा पेपर लिखने जा रहे हो तो ये बात हमेशा ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि केवल आपको वहाँ पे फैक्ट और पैराग्राफ लिख के नहीं आना है। आपको कहीं ना कहीं फैक्ट और पैराग्राफ से कहीं ज़्यादा जो है वो हमारी सोच में ये परिलक्षित, हमारी सोच में ये चीज़ परिलक्षित हो कि चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में गहरा चिंतन करते हैं। तो समझिए, बताया जा रहा है कि जो विज्ञान है वो एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक तरह से वो भावना है, एक इमोशन है, ये एक सोच है। तो विज्ञान का जब आप कभी भी आंसर लिखिएगा मेंस में, तो पेपर लिखने जब जा रहे हो तब आप दिमाग में ये बात ज़रूर रखिएगा कि केवल आपको फैक्ट और फिगर और आपका पैराग्राफ नहीं लिखना है, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो आपकी सोच में वो चीज़ें परिलक्षित होनी चाहिए कि आप चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं और उसके बारे में आप गहरा चिंतन करते हैं। बाकी सब कुछ आपका जो है वो प्रोसीड्यूरल है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। आगे बाकी अगर हम लोग देखें तो टॉपिक पूरा हम लोग देखते हैं कि क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा हम लोगों को जो है किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारा कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है। तो किन टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारा कुछ हम लोगों को दिया हुआ है और हम लोग उसी के आधार पर देखेंगे। तो वो सारा तो आपका प्रोसीड्यूरल है, लेकिन आपके आंसर में आपके जब आपका कोई कॉपी पढ़े तो उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति को साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में चीज़ों को ये जानता है, उसको समझता है और इसके बारे में ये गहरा चिंतन भी करता है। बाकी फैक्ट एंड फिगर तो सब लिख के आ ही जाएगा। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो मेंस में कॉपी लिखते हैं वो केवल फैक्ट का संग्रह नहीं होना चाहिए, इसलिए नोट्स लिखा हुआ बच्चा को भी अलग अलग नंबर मिलता है। तो ये भी आपको पता है कि आप देखिएगा हर बच्चे मेंस में जो आंसर लिखते हैं सबका आंसर अलग अलग होता है, मतलब ये सबका नंबर भी अलग अलग आता है, क्योंकि आप सेम नोट्स पढ़ के भी जाइएगा तो भी आपका आंसर अलग अलग लिखिएगा वहाँ पे और आपको नंबर भी अलग अलग मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे केवल फैक्ट का ही संग्रह नहीं करते, आप अपनी चीज़ों को भी उसमें डालते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो आपका लिखा हुआ पेपर है वही आपकी सोच को परिलक्षित करेगा। ठीक है, तो सिंपल इस बात को याद रखिएगा। तो आपका लिखा हुआ जो पेपर है वही आपकी सोच को परिलक्षित करेगा, तो आपको वैसे ही लिखना है बात कि जो आप समझते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये थोड़ा सा बात आपको समझाया गया था स्टार्टिंग में कि आप इसको विषय को पढ़ने से पहले आप इसके बारे में हल्का सा जानकारी ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो ग्रुप ई की बात करेंगे, जो कि आपका लास्ट सेक्शन है, विज्ञान और तकनीकी विकास। तो जब हम लोग विज्ञान और तकनीकी विकास की बात करते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो हमेशा सवाल आता है कि विज्ञान क्या है। तो बोला जाता है कि विज्ञान क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो है वो किसी भी विषय का एक योजनाबद्ध अध्ययन है। तो ये आपका एक योजनाबद्ध अध्ययन है विज्ञान। विज्ञान को दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, एक तो है आपका वास्तविक विज्ञान और एक है आपका छद्म विज्ञान। वास्तविक विज्ञान क्या है कि समय, स्थान तथा परिस्थिति के आधार पर सत्य एवं अवधारणाएं जो है वो बदलती नहीं हैं, यही आपका वास्तविक विज्ञान है। समय के साथ किसी भी स्थान में चले जाओ या किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, तो जो सत्य है, जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं, वो बदलती नहीं है, वो कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि आप भौतिक का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का और आप केमिस्ट्री का अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिएगा तो वो समय के साथ, स्थान के साथ और परिस्थिति के साथ वो बदलेगा नहीं। जी का वैल्यू यहाँ पे भी जो भारत में मिलेगा वही जी का वैल्यू यूरोप में भी मिलेगा, वही जी का वैल्यू जो है वो आपका अफ्रीका में भी देखने को मिलेगा। वो किसी भी समय में वही वैल्यू मिलेगा, रात को देखिए, दिन को देखिए, कहीं पे भी देखिए। तो वो बताया जा रहा है कि वास्तविक विज्ञान उसको कहते हैं कि जो समय, स्थान तथा परिस्थिति के आधार पे जो है सत्य और जो है अवधारणाएं वो कभी भी बदलती नहीं है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक विज्ञान के अंतर्गत। वहीं अगर हम लोग छद्म विज्ञान की बात करें तो ये आपका समय, स्थान तथा परिस्थिति के आधार पर ये सत्य एवं जो अवधारणाएं हैं ये आपको बदल जाता है। तो समय के साथ, स्थान के साथ और परिस्थिति के हिसाब से जो अवधारणाएं हैं, जो आपका सत्य है वो बदल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं छद्म विज्ञान। और जो छद्म विज्ञान है वो आपका, इसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान को शामिल करते हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग इसमें जो है वो आपका भूगोल को, इतिहास को,
इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं, ठीक ना। इसके अलावा देख लीजिए लोकतंत्र का तरीका, नारीवाद का सिद्धांत, ये सभी जो है वो आपका अवधारणा है। तो जो समय स्थान परिस्थिति के आधार पर बदल जाता है। जैसे भारत में बात कीजिएगा तो भारत में लोकतंत्र है ना, लेकिन क्या सभी देशों में लोकतंत्र देखने को मिलता है? नहीं ना। तो नारीवाद का सिद्धांत जो भारत में है, क्या वो सभी देशों में वही होगा? नहीं। तो ये है आपका छद्म विज्ञान। तो वास्तविक विज्ञान और छद्म विज्ञान में क्या अंतर है वो आपको समझ में आ गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका टॉपिक का नाम दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि विज्ञान और तकनीकी विकास। तो साइंस यानी कि विज्ञान, तो विज्ञान का कॉन्सेप्ट जो है उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है आपका टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान में यानी कि साइंस में जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसी कॉन्सेप्ट को जब आप एप्लीकेशन में उसका यूज करेंगे तो वही आपका टेक्नोलॉजी है। एप्लीकेशन के रूप में जब आप उसका यूज करेंगे तो वही आपका टेक्नोलॉजी है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना ये आपका साइंस हो गया। लेकिन जब आप उसको पढ़ लीजिएगा और इससे पढ़ने के बाद इससे आप जो है वो बल्ब जलाइएगा, यानी कि ये आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया, यानी कि ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो साइंस का कॉन्सेप्ट इसका यूज करके जब आप एप्लीकेशन देते हैं वही आपका टेक्नोलॉजी है। तो समझिए कि साइंस का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही है एक तरह से टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो विज्ञान का ही एप्लीकेशन है तकनीक, ठीक है। आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा, क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वास्तविक विज्ञान और आपका छद्म विज्ञान इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ चुके हैं क्या है क्या नहीं। सो इसके बाद अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, क्योंकि आज हम लोग जो है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग टोटल लगभग 30 क्लास मान लीजिए ऑन एन एवरेज कि आने वाला जो 30 क्लास है इसमें हम लोग 30 क्लास भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, हो सकता है इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो आने वाले 30 क्लास में जो है वो आपका साइंस वाला जो पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आने वाले 30 लेक्चर में। तो बताया जा रहा है अगर हम लोग इसका पाठ्यक्रम देखेंगे, इसका सिलेबस देख लेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो बताया जाता है कि इसमें हम लोगों को सबसे पहले विज्ञान तथा तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी का नीति पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पॉलिसी ये पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें तो ये आपका पॉलिसी टोटल 5 गो है। कितना पॉलिसी है? तो टोटल 5 गो पॉलिसी है। कौन कौन सा है वो हम लोग क्लासेज जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। अगर अभी आपको बता दिया जाए जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958, राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1983, फिर उसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1993, उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान नीति 2003, उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेय नीति 2013, इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेय नीति 2020, ये सभी देखने को मिला था, ठीक है। उसके बाद 2024 में भी आने वाला है, तो आने वाला था मतलब तो वो नहीं आया है, तो वो अगर 2025 में आता है तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो आपका यहाँ पे 6 को बढ़ जाएगा। तो पहला हम लोगों को विज्ञान और तकनीकी नीति पढ़ना पड़ेगा, तो विज्ञान एवं तकनीक नीति इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखें सिलेबस में तो वो आपका ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी एनर्जी के बारे में, जिसमें आपका पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा इन सभी के बारे में डिटेल से देखना होगा। इसके बाद 3rd नंबर टॉपिक जो है वो आपका परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो परमाणु ऊर्जा का गुण दोष ये पढ़ना पड़ेगा। इसी में हम लोग एनपीटी और आपका सीटीबीटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। इसी में हम लोग जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका संरचना देखेंगे। इसके बाद जो है न्यूक्लियर वेपन यानी कि इसका जो हथियार है इसके बारे में पढ़ेंगे, संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और आपका परमाणु ऊर्जा से संबंधित जितनी भी नीतियाँ बनी थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों को सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो इस अंतरिक्ष के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो है वो आपका टॉपिक नंबर 4 है। अंतरिक्ष में हम लोगों को इसरो की स्थापना से लेकर गगनयान तक यहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल्स, यानी कि इसरो की स्थापना से लेकर जो आपका पूरा आया था चंद्रयान 1, 2, 3 ये सभी पढ़ना पड़ेगा, गगनयान तक देखना पड़ेगा। फिर देख लीजिए स्पेस प्रोग्राम, इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्पेस टेक्नोलॉजी। फिर हम लोगों को उपग्रहों का विभिन्न पर्पस हेतु जो यूजेस है, अलग अलग उपग्रह है इनका हम लोग अलग अलग पर्पस से इसका यूज करते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। इंडियन मिसाइल कार्यक्रम ये हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा GIS प्लस इसका जो है मानसून प्रिडिक्शन ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। इसके अलावा जो है चेतावनी जो देता है जैसे कि वाटर, सॉइल, मिनरल्स, रिसोर्सेज इन सभी का अनुप्रयोग में यूजेस में ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके बाद टॉपिक नंबर 5 जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी है, यानी कि जैव तकनीक।
ये देखना पड़ेगा। और इसको कृषि से, पशुपालन से, मानव जीवन से और वातावरणीय संरक्षण में इसका यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। उसके बाद छठा नंबर जो है वो टॉपिक वो आपका सूचना तकनीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर प्लस डाटा प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ साइबर क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। वहीं अगर हम लोग 7 नंबर टॉपिक की बात करें तो ये आपका स्वास्थ्य तकनीक नीति है, जिसमें हम लोग मलेरिया, एड्स, कुष्ठ, यक्षमा, कर्क और आपका अंधापन ये सभी समस्याओं के बारे में देखेंगे। और सरकार के द्वारा जो भी इनिशिएटिव निकाला गया है इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहीं में देखा गया है कि इत्यादि के नियंत्रण प्लस रोकथाम के लिए जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो समझिए टोटल जो है वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है ये टोटल आपका 7 ग्रुप में या 7 टॉपिक्स में बटा हुआ है। पहला टॉपिक है आपका विज्ञान और तकनीकी जो है नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो नीति आया है 5 को वो पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड है आपका जो है वो ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी, जिसमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। चौथा हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग जैव टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे यानी जैव तकनीक। छठा हम लोग सूचना तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। और सातवां जो है वो आपका स्वास्थ्य तकनीक नीति यानी कि जो आपका हेल्थ जो टेक्नोलॉजी जो पॉलिसी है इसको हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग भागों में बांटकर। तो ये आपका 7 पोर्शन है बेसिकली मेन दिए हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। तो ये जो सिलेबस है ये हम केवल आज ही समझाएंगे, आगे आने वाली वीडियो में आपको हम कभी भी नहीं समझाएंगे। तो आप इसको ही बार बार देखिएगा तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो ये जो टॉपिक है मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है इसको टोटल 7 हम लोग टॉपिक्स में बांट के पढ़ेंगे। तो इसमें 7 में से जो आपका सेकंड नंबर जो है ये वाला ऊर्जा वाला, सेकंड जो है ना ऊर्जा यानी कि एनर्जी, जिसमें आपका पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये वाला जो ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, ये हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम लोग एक एक करके जो है वो आपका डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ तक जो है वो आपका पेपर 6 क्या है क्या नहीं है पूरा सिलेबस समझाया गया। साइंस एंड टेक का हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो इसका भी जो है पूरा आपको क्लास मतलब ये इसका भी जो है वो आपको पूरा ये समझाया गया, क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया है। इसमें अब आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या या प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में, ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अब देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपका सिलेबस में क्या लिखा, तो देखिए ये रहा आपका सिलेबस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस ये रहा। इसमें जो है वो ऊर्जा के बारे में सिंपल सी बातें लिखा गया है कि देश में ऊर्जा की मांग, किसका बताया गया है, तो देश में ऊर्जा की मांग, जिसमें हम लोगों को परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा ये पढ़ना पड़ेगा, इसके स्रोत के बारे में जानना होगा, साथ ही साथ नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है और नाभिकीय ऊर्जा के गुण तथा दोष के बारे में जानना है। इसके अलावा परमाणु नीति में नए रुझान ये पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ इसी में एनपीटी और आपका सीटीबीटी इसके बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो देश में ऊर्जा की मांग, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा पढ़ना है, नाभिकीय ऊर्जा के गुण और दोष पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को परमाणु नीति पढ़ना है और आपका एनपीटी और आपका सीटीबीटी के बारे में पढ़ना है। तो इसको 4 भागों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। पहला तो है देश में ऊर्जा की मांग, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर टॉपिक नाभिकीय ऊर्जा, फिर उसका गुण और दोष ये सब देख लेंगे। उसके बाद आपका परमाणु नीति पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद परमाणु नीति के बाद जो है वो हम लोग एनपीटी पढ़ेंगे और आपका जो है वो सीटीबीटी पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को देखिए तो पहला परंपरागत, गैर परंपरागत, तीसरा नाभिकीय, चौथा परमाणु नीति और पांचवा एनपीटी और आपका सीटीबीटी है। तो ये 5 से 6 टॉपिक इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इन 5 से 6 को टॉपिक जो है इनको हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है यहाँ पे। आई होप ये वाला जो लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसको हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका सबसे पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है ऊर्जा, यानी कि देश में ऊर्जा की जो है वो मांग। तो देश में ऊर्जा की मांग ये वाला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका नाभिकीय ऊर्जा जिसमें आपका परंपरागत ऊर्जा और आपका गैर परंपरागत ऊर्जा पढ़ना है।
साथ ही साथ इसी में जो है वो हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो आपका परमाणु ऊर्जा के बारे में परमाणु नीति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और परमाणु नीति के अलावा जो है वो इसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नहीं, उसको वो नहीं बोलते हैं, इसको देखिए ज़रा सा, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या क्या लाइन पढ़ना है, तो पहला परंपरागत ऊर्जा पढ़ना है, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा पढ़ना है, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा पढ़ना है, चौथा जो है वो आपका परमाणु नीति पढ़ना है, पांचवा आपका CBT और आपका CTBT के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं सॉरी NPT और आपका CTBT के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है वो देखना पड़ेगा, एक एक करके डिटेल से एक एक करके पढ़ना पड़ेगा इसको। NPT यानी कि परमाणु अप्रसार संधि इसको कहते हैं, और दूसरा जो है वो आपका NPT के अलावा जो है वो आपका CTBT पढ़ना है, जिसको हम लोग आगे डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा टॉपिक आपका। तो सबसे पहले हम लोगों को ऊर्जा के बारे में जानना है, ऊर्जा वाला टॉपिक जो है वो, तो बोला गया है कि देश में ऊर्जा की मांग, ये टॉपिक का नाम है, देश में ऊर्जा की मांग। और ऊर्जा का जो स्रोत है आपका ये है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इनके बारे में डिटेल से हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ऊर्जा मांग पढ़ते हैं कि ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड क्या होता है। तो बताया जा रहा है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु आगत यानी कि इनपुट के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता को ही ऊर्जा मांग कहा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग कभी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं यानी कि उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करने के लिए आगत के रूप में हम लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि इनपुट के रूप में एनर्जी का हम लोगों को नीड होता है, और वो जो नीड होता है इसी को ही हम लोग ऊर्जा मांग कहते हैं, यानी कि एनर्जी डिमांड कहते हैं। क्लियर, आगे देख लीजिए। ऊर्जा मांग को दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती है। तो ऊर्जा मांग जो है इसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड्स देखा जाता है। कौन कौन सा, वो देखिए। पहला है आपका सामान्य घंटे यानी कि नॉर्मल आवर, और दूसरा है चरम घंटे यानी कि पीक आवर, ठीक है। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो हम लोगों को 3-4 फैक्ट पहले पढ़ना है। पहला क्या है कि ऊर्जा मांग क्या होता है, ऊर्जा सुरक्षा क्या होता है, ऊर्जा संकट क्या होता है, और देश में ऊर्जा की जो मांग क्या है। ये 3-4 को जो वर्ड है इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ऊर्जा की मांग क्या होती है। ऊर्जा की मांग क्या है वो हम लोग पढ़ लिए कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु आगत के रूप में यानी कि इनपुट के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को ही ऊर्जा मांग कहते हैं। फिर जाने कि ऊर्जा मांग में दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जाती है। एक है आपका सामान्य घंटे यानी कि नॉर्मल आवर, और दूसरा है चरम घंटे यानी कि पीक आवर। अगर हो सके तो आपके पास अगर समय मिलेगा तो आप इसको थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा और आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आगे देख लीजिए। सेकेंड टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है आपका ऊर्जा सुरक्षा। सेकेंड टॉपिक है आपका ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग ऊर्जा मांग समझ गए हैं। अब जो है वो हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। और सेकंड में हम लोग जो है वो आपका ये जानते हैं, पहला ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड देख लिए हैं। सेकंड हम लोग ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी पढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि ऊर्जा की विश्वसनीय एवं आबादित आपूर्ति की वहनीय खर्च पर उपलब्धता, यही आपका ऊर्जा सुरक्षा कहलाती है। सिंपल सी बात है कि जो ऊर्जा है ये आपका विश्वसनीय यानी कि विश्वास के साथ, और ये आपका आबाधित आपूर्ति यानी कि बिना किसी रुकावट के साथ इसका लगातार सप्लाई हो, इसी का जो वहनीय खर्च यानी कि इसको वहन करने में जो खर्च आता है, इसी को ही हम लोग जो है वो आपका ऊर्जा सुरक्षा कहते हैं। तो ऊर्जा का विश्वसनीय और आपका आबाधित रूप से आपूर्ति हो, और जो आपका ऊर्जा है एनर्जी जो है वो आपका विश्वसनीय यानी कि विश्वास के साथ, और आबादित आपूर्ति यानी कि बिना किसी रुकावट के साथ उसका आपूर्ति यानी कि उसका सप्लाई हो रहा है, और इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो खर्च जो है वो आपका वहन करना पड़ेगा, और उसकी जो उपलब्धता है यही आपका ऊर्जा सुरक्षा कहलाती है। यानी कि आपको ऊर्जा चाहिए, बिना किसी रुकावट के एनर्जी चाहिए। जैसे सिंपल से मान लीजिए कि हमको अपने घर में जो है वो बिजली चाहिए, और वो जो बिजली है वो एकदम विश्वसनीय होनी चाहिए, और साथ ही साथ एकदम वो आबादित आपूर्ति होनी चाहिए, यानी कि बिना किसी रुकावट के उसमें सप्लाई एकदम होना चाहिए। और उसको हम लोग को वो चीज़ हमारे पास उपलब्ध होने के लिए हमको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो वो जो हम लोग बिजली बिल जमा करते हैं, तो बिजली बिल जमा करते हैं तो हम लोगों को आबादित आपूर्ति मिलता है बिजली का,
तो यही जो है वो आपका ऊर्जा सुरक्षा कहला रही है। सिंपल सी बात है। तो ऊर्जा की विश्वसनीय एवं अबाधित आपूर्ति की वहनीय खर्च पर उपलब्धता, यही आपका ऊर्जा सुरक्षा कहलाती है। तो 2 वर्ड जान गए हैं, ऊर्जा मांग यानी कि एनर्जी डिमांड, और आपका ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी। अब हम लोग ऊर्जा संकट जानते हैं यानी कि एनर्जी क्राइसिस। तो बोला जा रहा है कि यदि ऊर्जा की मांग ऊर्जा की आपूर्ति से अधिक है, यानी कि आपका डिमांड ज़्यादा हो रहा है और जो आपका सप्लाई है वो कम हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यही आपका समस्या उत्पन्न करेगा जो कि ऊर्जा संकट कहलाता है। तो यदि ऊर्जा की मांग ऊर्जा की आपूर्ति से अधिक हो तो यह स्थिति जो है वो आपका ऊर्जा संकट कहलाती है। सिंपल सी बात है। ये देख लीजिए, ऊर्जा मांग ज़्यादा हो जा रहा है ऊर्जा आपूर्ति से, ये वर्ड भी हम लोग जान गए, ऊर्जा संकट। अब हम लोग देखें तो देश में जो ऊर्जा की मांग है वो हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हम लोग कृषि की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मांग है वो आपका 18% है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें यानी कि उद्योग की, तो यहाँ पे जो ऊर्जा का मांग है वो आपका 44% है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा है। वहीं हम लोग तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शरी सेक्टर की बात करें, जिसमें हम लोग सेवा क्षेत्र को शामिल करते हैं, यहाँ पे ऊर्जा की जो मांग है वो आपका 8% देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग अन्य क्षेत्र की बात करें, अन्य क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका घरेलू उपयोग हो जाता है, और घरेलू उपयोग करने के लिए हम लोगों को ऊर्जा का लगभग 30% हम लोगों को आवश्यकता पड़ता है। तो कृषि में 18, उद्योग में 44, सेवा क्षेत्र में 8 और घरेलू उपयोग में 30, इतना आपको देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसके अलावा देख लीजिए, आपका था हल्का सा अदर फैक्ट देख लीजिए। तो जो आपका जैव ईंधन है, सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इसी के ऊपर ही फुल लेंथ क्वेश्चन बन सकता है। पवन ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, इन सभी से फुल लेंथ क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं बनेगा, लेकिन पवन ऊर्जा से अबर इस बार जो है वो आपका, पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा से आपका जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इस बार जेपीसी में, 11 to 13 जेपीसी में सौर ऊर्जा से आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे इसका विभाजन क्या क्या किया जाता है, कितने भागों में, वो देख लीजिए। तो बोला जा रहा है कि ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, एक आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं। जो आपका पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है ये आपके सीमित है, जबकि गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत असीमित है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को जो है वो हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है। जबकि गैर पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत है इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। पारंपरिक जो कि आपका अनवीकरणीय है, एक बार यूज करने के बाद उसका दोबारा जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, और इसको बनने में कई साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल में आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया इत्यादि। इसके अलावा देखिएगा तो अगर गैर पारंपरिक जो कि आपका असीमित मात्रा में है, इसको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु ईंधन इत्यादि ये सभी आते हैं। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले जो है वो आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को स्टार्ट करेंगे, और इसको हम लोग आने वाले 2-3 मतलब ये क्या बोलते हैं 3-4 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 4 से 5 लेक्चर आ जाएंगे जिसमें आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पूरा कंप्लीट हो जाएगा 4 से 5 लेक्चर में। उसके बाद जो है वो हम लोग पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जाएंगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा आपका जो बच जाएगा नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, इस सभी के बारे में देख लेंगे। ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पे पारंपरिक ऊर्जा और आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होता है। अगर हम लोग सबसे पहले गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहला जो है वो हम लोग जैव ईंधन पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पहला जो पढ़ेंगे जैव ईंधन, और जैव ईंधन वाला जो टॉपिक है इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। जैव ईंधन के बाद जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैव ईंधन के बाद जो है वो हम लोग जो है वो आपका सौर ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है। फिर सौर ऊर्जा को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें देख लीजिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में पहला है आपका, पहला हम लोग पढ़ेंगे जैव ईंधन पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग इसी में जो है वो आपका सौर ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है ना। सौर ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो सौर ऊर्जा पढ़ने के बाद हम लोग जो है वो आपका पवन ऊर्जा के बारे में स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा अगर हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा तो पवन ऊर्जा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जो है वो महासागरीय ऊर्जा पढ़ेंगे। महासागरीय ऊर्जा पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ज्वारीय ऊर्जा और आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे।
और इन सभी के पढ़ने के बाद जो है वो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जैव ईंधन पहला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आपका जैव ईंधन ऊर्जा स्रोत, फिर आपका सौर ऊर्जा स्रोत, फिर आपका पवन ऊर्जा स्रोत, फिर आपका महासागरीय ऊर्जा स्रोत जिसमें हम लोग ज्वारीय ऊर्जा और आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये अंतरण जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटेक यानी कि ओशियानिक थर्मल एनर्जी कन्वर्जेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये आने वाले आपके लगभग 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग जैव ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स। ठीक है, जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स की बात की जा रही है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों से उत्पादित किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, क्या बोला गया है कि कार्बनिक पदार्थों से उत्पादित किए जाने वाले हाइड्रोकार्बन ईंधनों को जो है वो आपका जैव ईंधन कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कृषि और वानिकी अवशेष, वृक्ष आधारित तेल और गैर खाद्य तेल, इसके अलावा उद्योगों में बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय कचरा, उसके बाद इत्यादि को हम लोग इसमें शामिल करते हैं। तो सिंपल से बात कर लीजिए कि जो आपका अकार्बनिक पदार्थ है, तो अकार्बनिक पदार्थों से जो भी उत्पादित किए जाने वाला हाइड्रोकार्बन है, तो अकार्बनिक पदार्थों से उत्पादित किए जाने वाला हाइड्रोकार्बन ईंधन को ही जैव ईंधन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं, तो पहला कृषि और वानिकी अवशेष को इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ पे भी हम लोग अकार्बनिक पदार्थ से ही उत्पादित कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन ईंधन को ही। तो अकार्बनिक पदार्थ से, अकार्बनिक मैटर से जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पादन हो रहा है हाइड्रोकार्बन ईंधन, इसी को ही हम लोग जैव ईंधन कहते हैं। इसमें हम लोग कृषि और वानिकी अवशेष को, फिर आपका वृक्ष आधारित तेल को, गैर खाद्य तेल को और उद्योगों के बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरण कचरा को, इन सभी को इसमें शामिल करते हैं। आगे देख लीजिए, ये सॉलिड, लिक्विड तथा गैस तीनों प्रकार के हो सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि जो आपका जैव ईंधन जो है यानी कि बायोफ्यूल्स है, ये आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकता है, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों से हाइड्रोकार्बन का जो उत्पादन हो रहा है यही आपका जैव ईंधन कहलाता है। तो ये किससे बन रहे हैं, आपका अकार्बनिक पदार्थों से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग ठोस जैव ईंधन की बात करें तो ये आपका हो जाएंगे लकड़ी प्लस पौधे के रूप में। अगर हम लोग बात करें द्रव जैव ईंधन की बात करें तो ये आपका बायो इथेनॉल है। वही अगर हम लोग गैस जैव ईंधन की बात करें तो ये आपका बायोगैस है, गोबर। तो लकड़ी प्लस पौधे ये आपका ठोस जैव ईंधन है, बायो इथेनॉल ये आपका लिक्विड है, और बायोगैस जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, इससे जो है वो आपका गैस जैव ईंधन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जैव ईंधन यानी कि जो आपका बायोफ्यूल्स है, इसके हम लोग प्रकार की बात करते हैं। इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं वो देख लीजिए। तो इसके जो है जैव ईंधन के 4 प्रकार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कौन कौन है, पहला है बायो इथेनॉल, दूसरा है बायोडीजल, तीसरा है बायोगैस और चौथा है बायोहाइड्रोजन। ठीक, ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो बताया जा रहा है बायो इथेनॉल क्या है वो देख लीजिए कि स्टार्च युक्त सामग्री जैसे कि मक्का हो गया, जौ हो गया, चीनी हो गया, गन्ना इत्यादि के किण्वन के द्वारा बायो इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। तो जो भी आपका ऐसे सामग्री जिसमें आपका स्टार्च होता है, तो ऐसे पदार्थ या फिर ऐसी सामग्री जिसमें स्टार्च होता है जैसे कि मक्का, जौ, चीनी, गन्ना इत्यादि, इसमें जब हम लोग किण्वन प्रोसेस करते हैं ना, तो इसी किण्वन प्रोसेस से जो है वो आपका बायो इथेनॉल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम लोग बात करें गन्ना, आलू, चीनी, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग किण्वन करते हैं तो इसी से आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो उसी तरह जिस पदार्थ में स्टार्च होता है जैसे मक्का, जौ, चीनी, गन्ना इत्यादि, तो स्टार्च युक्त पदार्थ या फिर स्टार्च युक्त सामग्री से जब हम लोग किण्वन प्रोसेस करते हैं तो इसी से आपका बायो इथेनॉल का उत्पादन होता है। क्लियर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आगे देख लीजिए,
इसे पेट्रोल में मिलाकर दहन क्षमता बढ़ाई जा सकती है तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड का जो है उत्सर्जन को हम लोग कम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जब किण्वन होता है तो ये आपका एल्कोहल में बदल जाता है। तो आप देखते होंगे ना कि जो आपका पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंप में आपका बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपका बायो इथेनॉल को मिलाया जा रहा है। क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि जब गाड़ी चलता है तो अब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका सल्फर गैस या फिर सल्फर के जो ऑक्साइड है ये सभी उत्सर्जित होती है। तो जब आपका पेट्रोल में बायो इथेनॉल को हम लोग मिला देंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर की जो ऑक्साइड है इसकी जो उत्सर्जन जो दर है ये क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, कम होता है ना। तो ये बताया जा रहा है, देखिए किण्वन का अर्थ होता है फर्मेंटेशन। तो बोला जा रहा है कि हम लोग जब भी हम लोग स्टार्च, ऐसे पौधे ऐसे सामग्री जिसमें स्टार्च होता है उसको जब हम लोग किण्वन प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी कि आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस से गुजारते हैं, तो वही आपका बायो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात ये आपका है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। प्रोसेस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जब किण्वन होता है यानी कि फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन, तो इससे आपका ये एल्कोहल में चेंजिंग हो जाता है। तो जैव ईंधन का पहला प्रकार था बायो इथेनॉल, दूसरा प्रकार है बायो डीजल। पहला प्रकार बायो इथेनॉल है, दूसरा प्रकार बायो डीजल है। बायो डीजल क्या है वो देख लीजिए। तो जो आपका गैर खाद्य वनस्पति तेल है जो कि खाने योग्य नहीं है, इसके अलावा जो पशु का जो वसा है यानी कि जो एनिमल फैट है, इसके अलावा जो वनस्पति तेल है यानी कि जो आपके खाद्य योग्य है, इत्यादि के ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा बायोडीजल का निर्माण होता है। तो देखिए 2-3 प्रोसेस है। अगर आप फर्मेंटेशन प्रोसेस कीजिएगा तो आपका बायो इथेनॉल बनेगा, वहीं आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रोसेस कीजिएगा तो आपका बायोडीजल का निर्माण होगा। तो जब आपका जो वसा है यानी कि अगर आप फैट को लीजिएगा, फैट का जब आप ट्रांसस्टेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपका जो है वो वहाँ से बायोडीजल प्राप्त हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका गैर खाद्य वनस्पति तेल है या फिर पशु वसा है या फिर जो वनस्पति तेल है जो खाने योग्य है इत्यादि का जब हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया से इसको गुजारते हैं तो फिर आपका बायोडीजल का निर्माण हो जाता है। और ये जो है वो एक पारंपरिक डीजल के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है, किया जा सकता है। तो हम लोग ट्रेडिशनल है कि हम लोग डीजल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, तो डीजल के स्थान पे हम लोग जो है वो बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं। और बायोडीजल जो है वो आपका वसा में जब हम लोग ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया करते हैं तो अब आपका बायोडीजल प्राप्त होता है। आगे देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है कि पारंपरिक डीजल के स्थान पे हम लोग बायोडीजल का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो देख लीजिए, क्योंकि यह एक प्रकार का वसा है, अतः यह निम्न ताप पर, कोल्ड प्रेस पर ये जम जाता है। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि जो आपका बायोडीजल है ना, तो बायोडीजल जो है वो एक प्रकार का क्या है, वसा है, क्योंकि वसा से ही ना, फैट से ही ना ट्रांसस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया कर रहे हैं तो आपका बायोडीजल का निर्माण हो रहा है। तो ये एक प्रकार का वसा है। देन जब ये निम्न ताप पर होता है यानी कि जहाँ पे बहुत ही कम तापमान होता है यानी ठंडा प्लेस होता है, वहाँ पे ये एक प्रकार से जम जाता है यानी कि जेली टाइप हो जाता है। तो इसके लिए ना अभी वर्तमान में इसका जो है यूज नहीं किया जा सकता है। तो हर एक जगह में देखिएगा आप, जो ठंडा वाला इलाका है जैसे कि यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, साइबेरिया वगैरह की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा तापमान कम है, जैसे कि आप याकुत्स्क की बात कीजिएगा, वहाँ पे क्या है आपका बहुत ही ज़्यादा तापमान बहुत ही कम है, एकदम माइनस में 50-60 के करीब पहुँच जाता है। तो इन सभी जगहों में आप इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो बायोडीजल है वो एक प्रकार का वसा है, तो ऐसे में ये जो वसा है वो जम जाता है, एकदम जेली देखिए ना, जेली, तो जेली के टाइप में ये जम जाता है। देन इसका जो है यूज आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया है। आई होप ये वाला जो लाइन है वो आपको समझ में आ गया है। आगे देख लीजिए, थर्ड है आपका बायोगैस, और बताया जा रहा है कि पशु तथा खाद्य अपशिष्टों के अवायवीय श्वसन के द्वारा बायोगैस का निर्माण किया जाता है, और इसमें जो मेन है आपका CH4 यानी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है।
तो जो आपका पशु है या फिर जो खाद्य का अपशिष्ट है, यानी कि जो है खाने वाला, जो हम लोग गोबर हो, खाने वाला जो आपका ये अपशिष्ट है, खाने के पदार्थ हम लोग फेंक दिए, या फिर पशु का जो गोबर हो गया, अपशिष्ट पदार्थ हो गया, उसका जब हम लोग अवायवीय श्वसन करवाते हैं, यानी कि उसको पूरा एकदम ढके हुए रहते हैं, श्वसन होता ही नहीं है उसके, तो यहाँ पे आपका अवायवीय श्वसन होता है, जिसके बाद आपका बायोगैस का निर्माण होता है। और इसके निर्माण में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में CH4 यानी कि कार्बन जो है, सॉरी, मीथेन गैस का निर्माण होता है। और मीथेन गैस हम लोग के वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग बायोगैस का यूज नहीं कर सकते हैं चाह कर भी। आगे देख लीजिए, चौथा है आपका, चौथा प्रकार है बायो हाइड्रोजन। और बायो हाइड्रोजन के बारे में बताया जा रहा है कि बायो हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। तो बायो हाइड्रोजन का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक है आपका गैसीकरण प्रोसेस और दूसरा है आपका पायरोलिसिस प्रोसेस। तो गैसीकरण प्रोसेस और आपका पायरोलिसिस प्रोसेस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए, गैसीकरण जो प्रोसेस है वो क्या है। सो वो हम लोग गैसीकरण प्रोसेस को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो है वो आपका 3 तरह से होता है, ठीक ना। गैसीकरण प्रोसेस वो हम लोग आगे देखेंगे। और जो आपका पायरोलिसिस प्रोसेस है, इसको भी हम लोग पायरोलिसिस प्रोसेस को इसको भी हम लोग जो है वो एक मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, मतलब एक डायग्राम के माध्यम से इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से। अगर यहाँ पे बता दें तो पायरोलिसिस प्रोसेस एक तरह से क्या है, सिंपल सा केवल हम बता दे रहे हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पायरोलिसिस मीन्स कहने का अर्थ क्या है कि बहुत ही अधिक टेम्परेचर देना है, और वो भी बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देन वह जो है वह जलेगा ही नहीं। देखो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिएगा, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, और वहाँ पे आप ऑक्सीजन का अनुपस्थिति कर दिए हैं, ऑक्सीजन जो है वो वहाँ पे आप दे ही नहीं रहे, और तापमान बढ़ जा रहा है, तो ऐसे में वो तो जलेगा नहीं। अगर आप हल्का से भी ऑक्सीजन दे दीजिएगा तो तापमान बढ़ने पर वो जल जाएगा। देन ये ऑक्सीजन नहीं दे रहे तो वो जलेगा नहीं, देन वो जो अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसी के रूप में वो जिस रूप में भी परिवर्तित हो जाए, वही आपका पायरोलिसिस प्रोसेस कहला रहा है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब जो है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैव ईंधन की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जो आपका जैव ईंधन है, इसका अलग अलग पीढ़ियाँ हम लोगों को देखने को मिलता है। अभी हम लोग पहले जाने ऊर्जा मांग क्या है, ऊर्जा सुरक्षा क्या है, ऊर्जा संकट क्या है, और देश में ऊर्जा की मांग क्या है, वो हम लोग जाने। उसके बाद ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया था, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, और एक आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों को सबसे पहले जैव ईंधन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर आपका समुद्र ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका ज्वारीय ऊर्जा और आपका ओटेक के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो है वो आपका गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है वो आपका जैव ईंधन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। फिर हम लोग देखें कि जैव ईंधन का निर्माण कैसे होता है, वो हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग ये भी जाने कि जैव ईंधन जो है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रूप में हो सकता है, वो जाने। उसके बाद हम लोग जैव ईंधन के प्रकार के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोग बायो इथेनॉल देखें, फिर आपका बायोडीजल देखें, बायोगैस देखें, और आपका बायो हाइड्रोजन देखें। इसका निर्माण का प्रोसेस क्या होता है वो हम लोग जाने। अब हम लोग जैव ईंधन की पीढ़ी के बारे में देखते हैं, यानी कि जो आपका बायोफ्यूल्स है, इसका पीढ़ी, इसका जनरेशन आया है, कब कब आया वो देख लीजिए। एक है आपका प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, एक है आपका ये आपका द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन, फिर है आपका थर्ड पीढ़ी यानी कि तृतीय जनरेशन। तो ये बायोफ्यूल्स का यानी कि जैव ईंधन का 3 गो पीढ़ी आया है। प्रथम पीढ़ी ना, चौथा पीढ़ी भी आया, एक और पीढ़ी आया है, तो आपका 4 गो पीढ़ी आया है, चौथा पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन। और ये जो 4th जनरेशन है, ये आपका इसमें आपका GM वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि GM मतलब क्या, तो हम लोग देखेंगे। GM मतलब होता है जेनेटिक्स मॉडिफिकेशन, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। सो तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। सो इसको सबसे पहले अगर हम लोग पहला प्रथम पीढ़ी की बात करें, तो प्रथम पीढ़ी जो है वो आपका बायो एथेनॉल और बायोडीजल की बात करता है। अब बोला जा रहा है कि बायो एथेनॉल कैसे बन रहा है, कि जो आपका मक्का है, मक्का में अगर आप किण्वन प्रोसेस से उसको गुजारते हैं तो आपका इथेनॉल बन जाएगा। और जो आपका बायोडीजल है, बायोडीजल को जब हम लोग जत्रोफा, करंज या फिर महुआ का तेल या फिर वसा को जब हम लोग ट्रांस स्टेरिफिकेशन करते हैं तो आपका बायोडीजल बन जाता है। तो सिंपल सी बात है। तो प्रथम पीढ़ी में हम लोग बायो इथेनॉल बनाना सीखे और आपका बायोडीजल बनाना सीखे।
बायो इथेनॉल हम लोग कैसे बनाएं, तो जो मक्का है, गन्ना है जिसमें स्टार्च है, उसका हम लोग किण्वन किए यानी कि फर्मेंटेशन किए, तो आपका इथेनॉल बन गया। और जो आपका बायोडीजल कैसे बनाना सीखे, तो हम लोग देखें कि जो आपका, जैसे कि हम लोग देखें कि जो आपका तेल वाला है, मतलब कि सॉरी, जिसमें आपका वसा है, पशु वसा या फिर गैर खाद्य वनस्पति तेल, जैसे कि आपका जट्रोफा हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, इनके तेल में हम लोग जब ट्रांस स्टेरिफिकेशन किए तो आपका बायोडीजल का निर्माण हो गया। क्लियर। तो प्रथम पीढ़ी में हम लोग ये दो चीज़ बनाना सीखे। बायोडीजल जो है वो, इसका यूज हम लोग डीजल के विकल्प के रूप में कर सकते हैं, ठीक है ना, बायोडीजल का। लेकिन ये है कि ये जो है, जब आपका तापमान कम होगा तो ये आपका जेली टाइप में जम जाता है, इसी कारण से इसका दिक्कत हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग फूड सामग्री से कुछ प्रोसेस या फिर कुछ कुछ प्रोसेस की बात करें, जैसे कि आपका किण्वन प्रोसेस या फिर जो है वो आपका ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस, इसके द्वारा ये सब करने सीखे, और इस सभी प्रोसेस के द्वारा जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट प्राप्त करना हम लोग सीखे। तो जो आपका हम लोग प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में हम लोग आपका जो है वो एथेनॉल कैसे बनाया जाता है और आपका बायोडीजल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग फूड सामग्री से, कि जो आपका खाद्य सामग्री है, इसी में ही आपका कुछ कुछ प्रोसेस, जैसे कि आपका फर्मेंटेशन या फिर ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग बाय प्रोडक्ट प्राप्त किए थे, इथेनॉल और आपका बायोडीजल। ये हम लोग प्रथम पीढ़ी में हम लोग पढ़े हैं। वहीं अगर हम लोग द्वितीय पीढ़ी की बात करें, तो द्वितीय पीढ़ी में क्या है वो देख लीजिए हल्का सा, एक मिनट। तो अभी बताया गया था आपका कि जो बायो ईंधन का जो प्रथम पीढ़ी था, वहाँ पे हम लोग फूड सामग्री से फूड सामग्री लेते हैं और उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं, चाहे आप वहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस कीजिए, चाहे वहाँ पे आप ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस कीजिए, और इसके माध्यम से आप बायो प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल और आपका बायोडीजल को हम लोग प्राप्त किए। वहीं जब हम लोग द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में हम लोग क्या करते हैं, कृषि अपशिष्ट लेते हैं या फिर नगरपालिका का अपशिष्ट लेते हैं, और इस अपशिष्ट में हम लोग गैसीकरण या फिर पायरोलिसिस प्रोसेस करते हैं। तो गैसीकरण और आपका पायरोलिसिस प्रोसेस के माध्यम से जो है वो हम लोग जैव ईंधन प्राप्त करते हैं, यानी कि बायोफ्यूल्स प्राप्त करते हैं। और ये जो बायोफ्यूल्स हम लोग प्राप्त करते हैं, ये आपका तीनों फॉर्म में होता है। सिंपल सी बात है। तो आपका जो सेकेंड जनरेशन है, द्वितीय पीढ़ी, इसमें हम लोग कृषि अवशेष लेंगे या फिर जो है नगरपालिका का अवशेष लेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो ठो प्रक्रिया अपनाएंगे, या तो गैसीकरण प्रक्रिया अपनाएं या फिर हम लोग पायरोलिसिस प्रक्रिया अपनाएं। इससे आपका ठोस, द्रव या फिर गैस, ये तीनों के रूप में जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो जो आपका ठोस है वो आपका है क्या है, तो देख लीजिए, ये ठोस में है आपका बायोचार, द्रव में है आपका बायो ऑयल, और आपका गैस के रूप में है ये आपका सिन गैस। तो बायोचार, बायो ऑयल और आपका सिन गैस है, जो कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस की आपका H2 के रूप में देखने को मिलता है, ठीक ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा गैस के रूप में। तो सेकेंड जनरेशन में हम लोग कृषि अपशिष्ट लिए या फिर नगरपालिका का अपशिष्ट लिए, जिसको हम लोग गैसीकरण या फिर पैरोलिसिस प्रोसेस से हम लोग जैव ईंधन तैयार किए, जो कि आपका गैस, सॉलिड, मतलब जो कि आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के रूप में देखने को मिलता है। बायोचार जो है वो आपका सॉलिड है, बायो ऑयल जो है वो आपका लिक्विड है, और जो आपका सिन गैस है ये आपका गैस के रूप में देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका द्वितीय पीढ़ी। तो ये हम लोग द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी जो है वो ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से भी और देखेंगे, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं। तो तृतीय पीढ़ी क्या है वो हम लोग आज नहीं देखेंगे, छोड़ दीजिए इसको, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप इसको समझ नहीं पाइएगा यहाँ पे। तो तृतीय पीढ़ी और जो चतुर्थ पीढ़ी है, यानी कि थर्ड जनरेशन, और जो आपका फोर्थ जनरेशन है, उसको हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बायो जो आपका फ्यूल है, यानी कि जैव ईंधन है, इसका दो गो पीढ़ी देखे, प्रथम पीढ़ी और सेकेंड पीढ़ी, इसका टोटल 4 गो पीढ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। और ये जो है वो आपका जैव ईंधन यानी कि जो आपका बायोफ्यूल्स है, इस टॉपिक को जो है वो हम लोग कल के क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो कल की क्लास में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका आज ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है, आज के ही क्लास में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या ना कि हम लोग जो है आधा घंटा स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने लगे, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस भी हम लोग समझे। इसके कारण जो है वो आज ही आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा जैव तकनीक। तो जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल्स, इस वाले टॉपिक को हम लोग कल की क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे।
तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।